हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे। आज फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं जीएस नॉलेज चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 और 2021। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस जलवायु जोखिम सूचकांक यानी सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का मैं आज एनालिसिस करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही करंट टॉपिक है और इससे एक एक या दो क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों जलवायु जोखिम सूचकांक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों लोग इस टॉपिक को हमेशा नॉलेज के तौर पर हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्यों ये चर्चा का विषय है, सूचकांक के मुख्य विषय क्या रहेंगे, भारत की स्थिति। देखो देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारत की पोजीशन 2019, 2018, 2020, 2021 इन सब में क्या स्थिति है, किस पोजीशन पे हमारा भारत आता है। दूसरा, इस सूचकांक को कौन बनाता है, क्योंकि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूट या किस देश ये सूचकांक को जारी करता है और उस सूचकांक में किन देशों की क्या स्थिति रहेगी, कौन से देश किस पोजीशन पे हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्यों है ये चर्चा की वजह। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज ए स्कोरिंग सिस्टम डिजाइंड बाय द जर्मन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जर्मन वॉच ने इस सीसीपीआई इंडेक्स को जारी करता है ताकि कौन सा देश कितना प्रदूषण लेवल है, उसका जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, किस देश का कैसा जलवायु प्रदूषण है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ विकासशील देश होते हैं, कुछ विकसित देश होते हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना इंडस्ट्रीज, अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपनी अपनी फैक्ट्रीज होती है, प्रोडक्शन लेवल अलग अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक देश का अपना अलग अलग होता है। विकासशील जो देश होते हैं वो विकसित देश तक पहुंचने के लिए हर वो कोशिश करते हैं, हर वो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, हर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी वजह से कुछ जलवायु परिवर्तन होते हैं। तो इसकी वजह से सारे विश्व को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये एक सूचकांक इंडिकेट करता है कि कौन सा देश किस स्तर तक का जलवायु परिवर्तन कर रहा है और उसकी वजह क्या है। ये चीजें इस सीसीपीआई इंडेक्स में हमें देखने को मिलती है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जारी किया जलवायु जोखिम सूचकांक। मैंने अभी बताया कि जो जर्मन वॉच है जो वही क्या करती है, वो जिस जलवायु जोखिम सूचकांक को क्या करती है, जारी करती है। वर्ष 2020 और 2021 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा, ये भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, इन सब का क्या पोजीशन है और भारत का उनकी कंपैरिजन में क्या पोजीशन है, ये सब भी इस आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछले 20 वर्षों की जलवायु संबंधी घटनाओं के आधार पर जारी किया जाता है ये सूचकांक। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो पिछले 20 ईयर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उनके बेसिस पे क्या किया जाता है, इस सूचकांक को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है और अलग अलग देश की क्या पोजीशन रहती है उस हिसाब से एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। आगे इस वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि ये सूचकांक मौत और आर्थिक नुकसान के मामले में मौसमी घटनाओं जैसे कि तूफान, बाढ़, भयंकर गर्मी इत्यादि के प्रभाव का विश्लेषण करता है। क्योंकि देखो हर एक देश की अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। तो कहीं तूफान ज़्यादा है, तो कहीं बाढ़ के चांसेस जो बहुत ज़्यादा है, कहीं भयंकर गर्मी है। अपने इंडिया में ही देख लो, राजस्थान में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, जबकि तुम्हारे जो नॉर्थ साउथ इधर देखें तो बाढ़ और तूफान के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अलग अलग देश का अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन होती है और बाकायदा जो एक देश के अंदर भी बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि देश का अपना एक क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन होता है, हर स्टेट वाइज होता है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। केवल प्रत्यक्ष प्रभाव जैसे कि सामाजिक, आर्थिक व होने वाली मौतों को ये सूचकांक क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किसी देश या क्षेत्र में मौसम से संबंधित होने वाली घटनाओं के प्रभाव को ये दर्शाता है। मौसम से रिलेटेड किस देश में, किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या चेंजेज आ रहे हैं, वो चीज़ें क्या करता है, ये सूचकांक दर्शाता है। तो इसीलिए इस सूचकांक का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की क्या स्थिति है
मौसम से रिलेटेड और क्षेत्र से रिलेटेड, उस देश के की घटनाएं किसके कारण हो रही है, कहीं बाढ़ ज़्यादा है तो क्यों हो रहा है, कहीं सूखा है तो क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, ये सूचकांक दर्शाने की कोशिश करता है। अब देखो कोई भी सूचकांक, जैसे कि तुम्हारा ग्रीन वॉच मैंने अभी बताया, वो सूचकांक को क्या करता है, जारी करता है, लेकिन कुछ कुछ उसके बेसिक्स होते हैं जिसके आधार पर ये सूचकांक को जारी किया जाता है। तो 4 मूल्यांकन है कि किस देश को क्या मूल्यांकन देना है, ये 4 चीज़ें डिसाइड करती है। जीएचजी, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन, कोई देश कितनी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन करता है। दोस्तों यदि किसी विकासशील देश की में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा निकलेगी। कोई गरीब देश है तो उसमें इतनी फैक्ट्रियाँ, इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ की गवर्नमेंट नहीं करती है, तो वहाँ का ग्रीन हाउस गैसेज का जो लेवल होगा वो क्या होगा, कम होगा। कुछ डेवलप्ड कंपनी होती है जो विकसित हो चुकी है, तो उनको इतना प्रोडक्शन की या इतनी जो नई नई फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार अपना डेवलपमेंट कर दिया, अब वो एक सेचुरेशन लेवल तक पहुंच गए, अब उसके बाद डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज जो उत्सर्जन करता है वो विकासशील देश करते हैं, और वो अपनी प्रतियोगिता की होड़ में, जैसे कि मुझे विकसित बनना है, कोई जो गरीब है उनको विकासशील की श्रेणी में आ रहा है, जो विकासशील है उनको विकसित बनना है, तो उनकी होड़ में वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन होती है। तो 40% वेटेज होता है ग्रीन हाउस गैसेज का, कि किसी देश में कितना ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है, उसका 40% के हिसाब से ये CCPI जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा, कि किस देश में नवीनीकरणीय ऊर्जा मतलब यही जो ऊर्जा को नवीन कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, तो इनका कितना वहाँ पे यूज हो रहा है, उसके आधार पर भी उसका 20% के आधार पर यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है CCPI इंडेक्स का। ऊर्जा का उपयोग कैसे हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितना यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, ये सब चीज़ें भी CCPI इंडेक्स में क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है। तो उनका 20% वेटेज के हिसाब से क्या किया जाता है, CCPI इंडेक्स क्या किया जाता है, तुम्हारा जारी किया जाता है। उसकी जलवायु नीति कैसी है, किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की कैसी जलवायु नीति है, उसकी वहाँ की गवर्नमेंट जलवायु पे कैसे कार्य कर रही है, क्या योजनाएं बना रही है, तो उनके आधार पे भी तुम्हारा ये मूल्यांकन किया जाता है CCPI इंडेक्स का। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं कि भारत की पोजीशन क्या है, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो यहाँ तो वहाँ पूछते हैं कि क्या है CCPI इंडेक्स, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि भारत की पोजीशन क्या है। तो ग्लोबल इंडेक्स रिस्क जो रहता है, रिस्क इंडेक्स 2020 और 2021 में क्या बात करें तो अभी 21 में भी लिस्ट जारी हो चुकी है, जो मैंने अभी लेटेस्ट डाला है ये वीडियो। तो 20 की भी बात कर लेते हैं, 19 की भी बात कर लेते हैं, तो 21 में भी भारत की पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो पिछले 20 वर्षों की जलवायु संबंधित घटनाओं के आधार पर देखें, क्योंकि मैंने दोस्तों अभी पहले बताया था कि कोई भी जो जलवायु इंडेक्स जो होता है वो 20 वर्षों का, जो पिछले 20 वर्ष होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, और उसके बेसिस पे ही पोजीशन तय की जाती है। और क्यों क्या उसमें पैरामीटर रहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, तुम्हारे जलवायु के ऊपर क्या गवर्नमेंट जो योजना बना रही है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है इसको पोजीशन को डिसाइड करने में। तो 19 में बात करूँ तो भारत 14वें पायदान पे था, यानी भारत की जो पोजीशन थी वो 14 पे थी। 20 की बात करूँ तो 5वें पायदान पे थी, और 21 में ये टॉप 10 में आ गया। और भारत का जो 21 में लेटेस्ट अभी जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से देखें तो 21 में भारत 10वें पायदान पे हैं। ग्लोबल इंडेक्स रिस्क जो रहता है वो ये क्या करता है, जारी करता है, जिसमें भारत 10वें पायदान पर है। आगे इस वीडियो में मैं बात करूं कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा विकट है। क्यों? क्योंकि भारत थोड़ा डेवलपिंग साइड ज़्यादा जा रहा है, और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शंस, इंडस्ट्रीज, इन सब का डेवलपमेंट कुछ हाई लेवल पे हो रहा है। ठीक है, तो एक विकसित देश की तरफ भारत कदम बढ़ा रहा है, विकासशील तो है ही, अब उसको विकसित बनना है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। उसी की वजह से भारत की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी टॉप 10 में आ रही है। बाकी जो श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, चीन देखो डेवलप्ड पोजीशन पे है, चीन डेवलप्ड हो चुका है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन जो है 33 आ रही है। बाकी श्रीलंका की 6 पोजीशन है, नेपाल की 20 है, बांग्लादेश की थोड़ी 28 है, पाकिस्तान की 100 पोजीशन है, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रोडक्शन, इतनी मैन्युफैक्चरिंग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान में, इसकी वजह से वहाँ पे 10वीं पोजीशन आ रही है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ बढ़ेगी, जहाँ पे कुछ नए नए इन्वेस्टिगेशन होंगे,
तभी तो जलवायु परिवर्तन होगा। जब किसी देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, यदि वो न्यूट्रल साइड यदि है, तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे जलवायु में। ठीक है, चेंजेस जलवायु में चेंजेस तभी आते हैं जब कुछ क्रियाएं देश के अंदर होती है, वही जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो भारत में टॉप 10 में आने का मतलब, इसका कारण यही है कि भारत में थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी की वजह से आपका ये जो इंडेक्स है वो टॉप 10 के अंदर भारत की पोजीशन आ रही है। आगे इस वीडियो में बात करूं कि टॉप 10 की लिस्ट में देखें तो देखो, उन्होंने अभी पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3 को अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन पोजीशन 4 की मैं बात करूं तो स्वीडन आता है और उसका स्कोर कितना है, 74.42। मैंने अभी बताया था कि क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज ए स्कोरिंग सिस्टम डिजाइन बाय दी जर्मन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रीन वॉच। तो उसने एक स्कोर बनाया। ठीक है, तो स्वीडन का स्कोर कितना, 74.42 है, और 74.42 की वजह से ये कहाँ पे, 4th पोजीशन पे। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे, 69.66 के स्कोर के साथ 5th पोजीशन पे। डेनमार्क 6th पोजीशन पे। मोरक्को 7th पोजीशन पे। नॉर्वे 8th पोजीशन पे। और चिली 9th पोजीशन पे। और भारत का 10th पोजीशन है। ठीक है, भारत का स्कोर कितना है, 63.98। तो दो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत की पोजीशन क्या है, रैंक बात करें 21 के हिसाब से तो कितनी है, 10 है। और भारत का स्कोर यदि पूछा जाए किसी एग्जाम में तो 63.98 है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आगे मैं बात करूँ कि किस देश का कैसा परफॉर्मेंस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो रेड रेड मैंने शो किया है मैप में, वो थोड़ी वर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे जलवायु का परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्लाइमेट को थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ रहा है और उसकी वजह से ये वर्स्ट कंडीशन को शो कर रहा है, जो मैंने रेड रेड आपको शो किया है। बाकी जैसे जैसे येलो, ग्रीन, तो और थोड़ा डार्क ग्रीन की जब बात करें तो इंडिया डार्क ग्रीन में आता है, तो बेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया थोड़ा सा बेस्ट भी नहीं आ रहा, इंडिया का बेस्ट भी नहीं है, थोड़ा सा इंडिया भी अभी बेस्ट की तरफ से भटक रहा है। ये मैंने इंडेक्स जो है वो 2020 को शो किया, 2020 को शो किया है कि किस देश का क्या पोजीशन है। आगे मैं इस वीडियो में बात करूं कि कोई भी अपन ने ये जब भी डिस्कशन किया कि जलवायु परिवर्तन है तो उससे क्या नुकसान है, कि किस पोजीशन, यदि ज़्यादा पोजीशन आ रही है, कम पोजीशन आ रही है, तो उसकी वजह से कुछ नुकसान तो होंगे, तभी तो अपन ने इस चीज़ को डिस्कस किया। तो रिपोर्ट का दावा है कि 2018 में जलवायु जोखिम से भारत में 2081 लोगों की मौत हुई। ठीक है, तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से देखो मौतें होने का कारण क्या है, यहाँ तो क्लाइमेट चेंज होगा तो बाढ़ होगी, बाढ़ आएगी, वर्षा ज़्यादा होगी, कहीं वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, तो कहीं भूस्खलन होगा। ठीक है, लैंडस्लाइड। ठीक है, कहीं तापमान में इंक्रीज होगा तो कहीं तापमान बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। आप अभी देख रहे होंगे कि तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, 52 के आसपास पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में वही तापमान 1-2 डिग्री और माइनस में भी चला जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि तापमान में कितना वेरिएशन आ रहा है। तो यही वजह है कि जो प्रोडक्शन है, जो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट के साथ आप जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी की वजह से तुम्हारा ये जो टेम्परेचर है वो वेरिएशन आ रहा है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि अपने बॉडी उस टेम्परेचर को रजिस्ट नहीं कर पाएगी, इतना ज़्यादा वेरिएशन है, अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन है। तो इतना वेरिएशन अपनी बॉडी रजिस्ट नहीं कर पाती, उसकी वजह से भी मौतें होती है। ठीक है, तो कुछ गैसेज जो हार्मफुल गैसेज होती है तो उनकी वजह से भी अपनी क्या हो जाती है, मौतें हो जाती है। तो यही वजह है कि 2081 लोगों की 2018 में जलवायु जोखिम से मौत हो गई। रिपोर्ट ने माना कि केरल में जो बाढ़ आई थी पिछले 100 सालों से में सबसे विनाशकारी बाढ़ थी। जो अभी आप लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी होगी कि केरल में जो बाढ़ आई थी वो 100 सालों की सबसे विनाशकारी बाढ़ थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब जब इसके बाद और बाढ़ आएगी तो वो इससे भी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन तो चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से दिक्कत तो आगे बढ़ती ही जाएगी। पूर्वी तट पर तितली, गांजा तूफानों के चलते सैकड़ों लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। तो ये जो तूफान आए थे तितली और गांजा, ये इसकी वजह से भी सैकड़ों लोगों को क्या करनी पड़ेगी, जान गंवानी पड़ेगी। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि कैसे जलवायु परिवर्तन से बाढ़ आती है और कैसे लोगों को नुकसान होता है। जैसे कि आप एक वीडियो में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कोई भी क्लाइमेटिक चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्रकृति जो होती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो बस वही है कि यदि इस तरह से कोई बाढ़ आ गई तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो क्या करेगी, ध्वस्त कर देगी। तो नुकसान तो आपको ही है,
ठीक है। तो आप एक वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से कोई प्रकृति अपने साथ जब कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करती है प्रकृति के साथ, तो उसका जो परिणाम होता है वो भयंकर होता है। ठीक है। तो अभी आपने दोस्तों देखा कि ठीक है। तो अभी दोस्तों आपने जो वीडियो देखा कि कोई भी आप जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और भारत में बढ़ते जोखिमों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार चीज़ है वो है वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा जान गंवानी पड़ती है, सबसे ज़्यादा जान माल की हानि इन्हीं वजह से होती है। भारत में 2018 में सैकड़ों मौतों के लिए हीटवेव को भी वजह बताया गया। हीटवेव मतलब वही जो हीट जनरेट करती है, उन्हीं की वजह से भारत में भी 2018 में सबसे ज़्यादा मौतें हुई। साल 2018 और 2019 को बताया सबसे गर्म साल। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और 2018 और 2019 को सबसे ज़्यादा गर्म बताया। अब तुम्हारा जो 2020 2021, तो ये फिर इनसे भी ज़्यादा क्या हो गए, गर्म हो गए। 1992 में कई सैकड़ों लोगों की जो मौत का कारण भी हीट वेव को बताया गया। तो ये सब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ही हो रहा है। अन्य देशों का हाल में देखें तो इडाई को तबाही के जरिए नज़रिए से अफ्रीका के इतिहास का सबसे भयावह तूफान कहा जाता है। अफ्रीका में दोस्तों आपने सुना होगा इडाई नाम का एक तूफान आया था, और उसको सबसे इतिहास का सबसे भयावह तूफान बताया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये इसकी वजह भी जलवायु परिवर्तन ही है। 2019 में मोज़म्बिक और जिम्बाब्वे में भारी तबाही जो मचाई थी, वो भी इस जलवायु परिवर्तन के कारण हुई थी। डोरियम नामक तूफान ने बहमास में भारी तबाही मचाई, ये भी जलवायु परिवर्तन का ही एक कारण है। पिछले 2 दशकों से म्यांमार और हैती देश जो हैं, उनको इस तरह की घटनाओं से काफ़ी प्रभावित होना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोकेशन भी डिसाइड करती है कि म्यांमार और हैती की जो लोकेशन है वो भी क्लाइमेटिक चेंज को ज़्यादा मतलब किसी चीज़ की जो लोकेशन होती है, उस लोकेशन की वजह से भी देश को कुछ प्रभाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। किस देशों को, कुछ देश होते हैं जिनको प्रभाव थोड़े कम झेलने पड़ते हैं। तूफान, वर्षा और भूस्खलन इनके प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। टॉप देश में 2018 की मैं बात करूं तो 2018 में सबसे टॉप पे जापान था, फिलीपींस था और जर्मनी था। टॉप पे होने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से इन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि कोई भी देश का जब भी ये इंडेक्स आता है तो सबसे ज़्यादा जो चुनौती झेलनी पड़ती है वो गरीब देशों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि गरीब देश ही इन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जर्मन वॉच के डेविड एक्सटीन ने कहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये दर्शाता है कि इस तरह के जटिल मौसम संबंधी घटनाओं से गरीब देश इसके परिणामों से जूझने की चुनौतियों का सर्वाधिक सामना करते हैं। दोस्तों ये कुछ अध्ययन हुआ, क्योंकि गरीब देशों के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हैवी होता है, ना इंडस्ट्रीज होती है, बस उनका कोई प्रोडक्शन नहीं, उनका कोई दोष नहीं, लेकिन जो विकासशील देश है उनकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्ष 2000 से 2019 के बीच में सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में 8 विकासशील देश है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले ही बताया था कि विकासशील देशों की वजह से सबसे ज़्यादा ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो टॉप 10 में से जो 8 देश है ना वो विकासशील है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि टॉप 10 में से विकासशील देश कितने, 8 है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, क्योंकि विकासशील देश है तो प्रति व्यक्ति आय उसकी बहुत कम होगी। 2019 में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 7वें स्थान पर था, और जर्मन वॉच की रैंकिंग पर अपनी प्रतिक्रिया में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के रिसर्च डायरेक्टर अंजल प्रकाश ने कहा है कि अगर भारत ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में टॉप 10 में आता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, और कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों की मार पड़ती रहती है। तो उन्होंने ये जो आपके
जो रिसर्च के डायरेक्टर है रिसर्च अंजल प्रकाश, ठीक है, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के जो रिसर्च डायरेक्टर अंजल प्रकाश है, उन्होंने कहा है कि यदि भारत टॉप 10 में आता है तो इसमें इतनी चौंकाने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है और यहाँ पे कृषि प्रधान देश भारत की वजह से क्लाइमेट का सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि पे पड़ता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें इतना कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट इज जर्मन वॉच, मैंने अभी बताया कि ये इंडेक्स जर्मन वॉच क्या करता है, जारी करता है। तो ये एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संस्था है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। जर्मनी के बॉन में इसका मुख्यालय। ठीक है, तो ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताते हैं, ये आप 5 पॉइंट बताएं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प कर सकते हैं। 1991 में इसकी स्थापना हुई, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है। जर्मनी के बॉन में इसका मुख्यालय है। वैश्विक न्याय और आजीविका के संरक्षण के लिए ये काम करती है। अवलोकन, विश्लेषण एंड कार्य, ये इसका क्या है, उद्देश्य। तो ये जर्मन वॉच के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मेहनत कीजिए, खुश रहिए।